कैसे देवी की तरफ? बेटा देखो, मधुस दिन हमने कहा था कि हम 3 दिन एसएसटी करेंगे। तो हमारा सबसे पहले एसएसटी का चैप्टर था कि आपका इतिहास आया कहाँ से है। ठीक है, तो इसकी मैंने पहले ही कहा है कि जो तुम चाइल्डहुड डेवलपमेंट में कुछ भी चीज करते हो तो तुम्हें बेटा एक एक लाइन याद करनी ही होगी। आज तुम्हें डिटेल में करा रही हूँ। कल तुम्हें इस चैप्टर के वन लाइनर और माइंड मैप और इन्फोग्राफिक्स में दूंगी। तो देखो अब ये क्या कह रहे हैं, जहां जहां मेरा एरो वहीं पे देखोगे। इतिहास क्या है? इतिहास जिसका अर्थ है जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान। हमें क्या होता था, हम क्या पढ़ते थे? हिस्ट्री की, किसने पहले युद्ध किया, किसने क्या किया क्या नहीं। नहीं, यहाँ पे वो कहेगा एग्जामिनर, क्या तुम हर चीज की जांच करते हो उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान है, या लिखित दस्तावेजों में वर्णित अतीत का अध्ययन है? वो दोनों चीज दे देगा। फिर असर्शन बेस्ड डिसीजन क्वेश्चन में देगा इतिहास वह है जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान, ए रीजन। असर्शन में दे, रीजनिंग में दे देगा लिखित दस्तावेजों में वर्णित अतीत का अध्ययन। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सत्य है। यह एक व्यापक शब्द है, संकुचित नहीं है। देखो, मैं क्या कह रही हूं बेटा, यह एक व्यापक शब्द है जो क्या बताते हैं हमें, जो अतीत की घटनाओं, संस्कृति और सभ्यता से संबंधित है। ये मतलब तुम्हारे अतीत में क्या हुआ उनसे संबंधित है। जो बातें आपके अतीत में प्रचलित थी, जिनका लिखित रूप में उल्लेख किया गया है, उनका अध्ययन इतिहास की पुस्तकों में किया गया है। अब इतिहास हमें क्या बताता है? देखो, इतिहास हमें अतीत के शासकों, व्यापारियों, किसानों, कारीगरों, कलाकार और संगीतकारों या वैज्ञानिकों आदि के बारे में, तथा उनके व्यवहार और उनके दैनिक, ये सारी चीज आपको इतिहास बताता है। कहा जाता है कि इतिहास अतीत के साक्ष्यों को वर्तमान और भविष्य के लिए प्रस्तुत करता है। अब इसमें देखो बेटा, 3 लाइन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चे। इतिहास जिसका अर्थ है जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान। मैंने क्या कहा है? जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान, लिखित दस्तावेजों में वर्णित, एक ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी, व्यापक शब्द। और एक सबसे लास्ट में ये वाली, इतिहास क्या है? अतीत के साक्ष्यों को वर्तमान और भविष्य के लिए प्रस्तुत करना। तो एग्जामिनर पूछ लेगा जो इतिहास है वो किसके साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है, वर्तमान और भविष्य के लिए। अब इसका देखो, परिचय, इंट्रोडक्शन में तुम यही आएगा कि सामाजिक विज्ञान में ही आप इतिहास का यूज करते हो, जो समाज की सिद्धांत पर आधारित होता है। अब इतिहास का आप कहाँ यूज करते हो? एक विषय के रूप में। कहाँ यूज करते हैं बेटा हम? सामाजिक विज्ञान में, विभिन्न विषयों में, जैसे राजनीतिक विज्ञान में, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास का समूह है। आ जाएगा कि विषय के रूप में आप साइंस में या गणित में या इंग्लिश में या हिंदी में, किस में आप इतिहास का यूज करते हो? तो हम केवल सामाजिक विज्ञान में ही इतिहास का यूज करते हैं। सामाजिक विज्ञान में जितनी भी आपकी विषय वस्तु हैं, समाज में वर्तमान स्थिति से संबंधित होती है, लेकिन इतिहास एकमात्र ऐसा विषय है जो केवल वर्तमान से नहीं, हमारे अतीत से भी संबंधित होता है। अब इतिहास में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमने अपने अतीत के बारे में कैसे पता चलता है कि आपने अतीत में क्या किया, उनके कौन कौन से तरीके हैं। क्या ये तरीके प्रामाणिक हैं या गुणवत्तापूर्ण हैं? अब एग्जामिनर तुमसे पूछ लेगा कि तुम्हें इतिहास के बारे में पता कैसे चला है, कौन कौन से तरीकों से पता चला है, या तो प्रामाणिक है या तुमने उनको चेक कर रखा है नहीं कर रखा। हमारे विद्यालय स्तर पर इतिहास क्यों पढ़ाते हैं और विभिन्न स्तरों पर इतिहास क्यों पढ़ाना चाहिए, और हम जो पढ़ते हैं हम वही पढ़ाते हैं। अब वो ये क्या कह रहा है बेटा, हिस्ट्री केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये वर्तमान और अतीत के बीच का संवाद या संपर्क स्थापित करता है। यह समझना आवश्यक है कि विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के बारे में अनेक विचार हैं। अब वो क्या कह रहे हैं देखो, इसके अतिरिक्त जब हम इतिहास को केवल वर्तमान के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये सारा आपका इतिहास है, इतना तुम कर लोगे। हम अपने अतीत को कैसे जाने, आपके पहले क्या था इसको कैसे जाने, ये देखो। हम अपने अतीत के बारे में जानने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते हैं। कैसे? स्मारकों के माध्यम से, जो तुम्हारी बिल्डिंग्स हैं, पुस्तकों को पढ़कर, और उपलब्ध लिखित सामग्रियों के द्वारा। अब एग्जामिनर बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जामिनर पूछ लेगा था कि तुम अपने अतीत को कैसे जान सकते हो। देखो, स्मारकों के माध्यम से,
पुस्तकों को पढ़कर और उपलब्ध लिखित सामग्रियों के द्वारा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चे, जो हमें अतीत से परिचित कराती है और लोकगीतों को सुनकर भी। पर फिर भी मूलभूत स्रोत, आपका प्रश्न है कि आपके स्रोत है क्या, आप ये सोर्सेज कहाँ से लेके आए। कि अतीत को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ये आए कहाँ से हैं आपके ऐतिहासिक स्रोत। किसी विशेष समय के बारे में इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी और विश्वसनीय जानकारी को इतिहास में स्रोत कहा जाता है, जैसे पुस्तकें, स्मारकें, लोकगीत, कथाएं आदि। आपके इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, वे अतीत को समझने की आधारशिलाएं होती हैं। स्रोतों के अनेक प्रकार होते हैं, परंतु सुविधा के लिए इन सभी स्रोतों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। क्या कह रहा है बेटा, ये जो आपके स्रोत हैं उनको कितनी व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है बेटा, दो। कितने में? दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। अर्थात कौन कौन से? प्राथमिक और द्वितीयक। कौन कौन से हैं? अब पूछ लेगा एग्जामिनर, कौन कौन से स्रोत हैं आपके? प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत हैं, अर्थात पूर्वातिक स्रोत। अब प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जिनके द्वारा कोई भी परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं किया गया होता। पूछ लेगा एग्जामिनर कि प्राथमिक स्रोत कौन कौन से। देखो, पहले तो एग्जामिनर पूछेगा इतिहास होता क्या है, तुम कहोगे कि इतिहास वो होता है जिसके द्वारा हम अतीत की घटनाओं के बारे में पता चलता है और हम वर्तमान की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। फिर एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कि इतिहास में कौन से विषय को पढ़ाया जा सकता है। इतिहास में हम सामाजिक विज्ञान के विषय को पढ़ाया जा सकता है। फिर एग्जामिनर तुमसे पूछ लेगा कि इतिहास के कौन कौन से स्रोत थे। तो इतिहास के वैसे मेन दो ही हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। पर एक स्रोत और आ जाता है पुरातात्विक स्रोत, पर मेन आपके दो ही आते हैं। पर एग्जामिनर तीन देगा तो आप तीनों पे भी टिक करके आओगे। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनके द्वारा किसी भी परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं किया होता, कि आप इसमें छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हो। मैंने बोल दिया कि बेटा ये बुक है सीटेट की, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने बोल दिया बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ ये बिल्कुल सही है, इसको बिल्कुल चेंज ही नहीं करना। ये अधिक विश्वसनीय और प्रमाणिक स्रोत होते हैं। ये अब एग्जामिनर पूछ लेगा सबसे विश्वसनीय स्रोत कौन से होते हैं। प्राथमिक स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोतों में इतिहास की पुस्तकें, यात्रियों के विवरण, क्या क्या लिखा हुआ है। अब वो ये भी पूछ सकता है, देखो बेटा, प्राथमिक स्रोत में इतिहासों की पुस्तकें, यात्रियों के विवरण, सिक्कों, जो तुम्हारे सिक्के हैं, स्मारक, महल, किले, शाही फरमान, सरकारी आदेश, न्यायालय घोषणाएं, ऐतिहासिक पत्र, धार्मिक साहित्य, शिलालेख आदि शामिल हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो आपका प्राथमिक स्रोत होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो सबसे अधिक विश्वसनीय होते हैं और प्रमाणिक होते हैं। इसमें आपकी पुस्तकें, आपके सिक्के, क्या आप सिक्कों को चेंज कर सकते हो? क्या आप महल और बिल्डिंग्स को चेंज कर सकते हो? क्या आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर सकते हो? क्या आप घोषणाएं आती हैं, जो ऐतिहासिक पत्र हैं, जो धार्मिक साहित्य हैं, क्या आप रामायण या महाभारत में कुछ चेंज लिखा हुआ है उसमें आपने चेंज किया है? नहीं। तो वही है कि जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये ऐसे इसलिए जल्दी से याद हो जाएगा। अब आता है द्वितीयक स्रोत। इतिहास के द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों पर आधारित होते हैं। एग्जामिनर पूछ लेगा द्वितीयक स्रोत किस पर आधारित होते हैं? प्राथमिक पर। ये स्रोत किसकी व्याख्या करते हैं? प्राथमिक स्रोतों की व्याख्या या उनकी व्याख्यात्मक जो लिखा हुआ है उनको अच्छी तरह और बताते हैं कि ऐतिहासिक पत्र है क्या, स्मारक क्या है, महल क्या है, इन सबको डिटेल में बताता है। ये आपका द्वितीयक स्रोत होता है। विभिन्न व्याख्याओं को प्रस्तुत करते हैं, ये आपका क्या है बेटा? द्वितीयक स्रोत है। अब आता है पुरातात्विक स्रोत। वो क्या है? देखो नीचे मैंने इमेज भी दे रखी है। पुरातात्विक स्रोत वे प्राचीन अवशेष या विशिष्ट वस्तु और स्मारक होते हैं जिनकी आप खोदने पे आपको मिलता है। दे रखा ही ऐसे हमें खोदते हैं जब हमें मिलता है बेटा। जिन्हें विभिन्न स्थलों की खुदाई
और अन्वेषण के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो, पहले वाले तो क्या था, प्राथमिक की जिनको हम चेंज ही नहीं कर सकते, जो ट्रस्टेबल होते हैं, जो बहुत विश्वसनीय होते हैं। द्वितीयक स्रोत क्या थे, कि जो प्राथमिक स्रोत पर आधारित हैं और इन्हीं की हम व्याख्या करते हैं, व्याख्यात्मक प्रस्तुति करते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है, जो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं। कई कई बिल्डिंग्स भी आ जाती है, स्मारक भी आते हैं, और अविष्ट वस्तुएं भी होती हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के निकट की गई खुदाई और अन्वेषण से पता चलता है कि शिकार और संग्रह के काल में लोग कैसे रहते थे। अब नर्मदा नदी है, उसके किनारे वो कई खुदाई, तो पता चला कि कैसे लोग रहते हैं। ऐसे एक अन्य उदाहरण है भीमटेक। आप आगे आगे पढ़ोगे भीमटेक की गुफा कहाँ से आई थी, क्यों आई थी। जहां की गुफा और दीवारों पर बने चित्र प्राचीन मनुष्य के समकालीन जीवन शैली को दर्शाते हैं। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा तुमसे, यहाँ क्वेश्चन, पौराणिक पशु और मानव के चित्र बने हुए हैं, ये आपने कौन से स्रोत में से आया है आपका। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रही हूँ सभी बच्चे। एग्जामिनर तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, भीम टेक की गुफा है, जहां पर गुफाओं दीवारों पर बने चित्र प्राचीन मनुष्य के समकालीन जीवन शैली को दर्शाते हैं, ये आपका इतिहास का कौन सा स्रोत है। तो आप पुरातात्विक स्रोत पे टिक करके आओगे। उन्हें शिकार और अन्य गतिविधियों का भी अनुमान लगाया जा सकता है। ये देखो, आपको दो चित्र के माध्यम से मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट है, एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पुरातात्विक स्रोत की मौलिकता को उनके समय काल के संदर्भ में कैसे प्रमाणित किया गया, कि कैसे पता चला इनको, कैसे इनको प्रमाणित किया गया। क्योंकि ये कुछ ऐसी प्रक्रिया होते हैं जिनके माध्यम से किसी भी स्रोत को समय निर्धारण की पहचान की जा सकती है। हम इनको पता लगा सकते हैं कि कौन से समय से ये आई थी। मैं क्या कह रही हूँ बेटा, देखो, पुरातात्विक वेत्ताओं, जो वक्ता होते थे, उनके पास ऐसी कुछ प्रक्रिया होती थी। अब वो कहेंगे तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये वहां भीमटेक गुफा की ही है, ये उसकी ही है, ये तुम्हें कहाँ से पता चला। ये होते हैं पुरातत्वक वक्ता थे, उनके पास कुछ ऐसी प्रक्रिया होती थी जिनके माध्यम से हमें किसी भी स्रोत की समय निर्धारण या कालानुक्रमिकता के पहचान की जा सकती है। इस प्रक्रिया को रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। अब एग्जामिनर तुमसे ये पूछेगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि समय काल के संदर्भ में उसे प्रमाणित किया गया है, ये भीमटेक का है, उसको पुरातात्विक वेत्ताओं ने बोला है, उसको क्या कहा जाता है। इस प्रक्रिया को बेटा, ये देखो, रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये कई बार रिपीट हो चुका है। हम जानते हैं कि किसी भी कालखंड में अनेक स्मारक विभिन्न कारणों से मिट्टी में दब गए और दफने गए हैं। इन कालखंडों के बारे में जानने के लिए और इनको ही उजागर करने के लिए हमें दबी हुई जगह पर खुदाई करनी होती है। हमें पता है कि यहाँ पे मोहनजोदाड़ो था, यहाँ पे हड़प्पा कल्चर था, और इन्हीं की खुदाई के लिए, हम इन्हीं को जानने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है बेटा, खुदाई करनी पड़ती है। और यह एक पेशेवर कुशलता और दक्षता का कार्य है, जिनमें हर, अब आपको मैं कह दूं बेटा, इस जमीन के नीचे सोना है, इस जमीन के नीचे चांदी या कुछ ना कुछ है, तो आप उसकी खुदाई बड़े ध्यान से करोगे। है, खुदाई की प्रक्रिया ने हमें मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा के बारे में भी सहायता की है। ये देखो, हमने जब खुदाई की है ना बेटा, जब हमें मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा के चित्र मिले हैं, इतिहास में ऐसे और अनेक भी चित्र मिले हैं हमें। अब एग्जामिनर तुम्हें पूछ सकता है कि पुरातात्विक चित्रों के दौरान, हमें खुदाई की प्रक्रिया के दौरान हमें किस किस का मिला है। मेन मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा के तो आपको याद करना ही है, ऊपर भीमटेक गुफा को आपको याद करना है। इन पिक्चर्स के माध्यम से आपको याद रखा जा सकता है। अब शिलालेख क्या है, अभी तक आपने, अब ये पुरातात्विक स्रोत के वो हैं, पार्ट्स हैं। ये किसके पार्ट्स हैं बेटा, शिलालेख, कॉइन्स,
ये सारे आपके किसके पार्ट्स हैं? इसी के पार्ट्स हैं, पुरातात्विक स्रोत के पार्ट्स हैं। देखो, शिलालेख एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है। मैं क्या कह रही हूं? शिलालेख क्या है? शिलालेख, देखो बेटा, शिलालेख एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है। इन शिलालेखों को सबसे मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। सबसे मूल्यवान स्रोत कौन सा है? शिलालेख है, सिक्के हैं, या आपका मैन्युस्क्रिप्ट है? तो सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है, क्योंकि शिलालेख हमें किसी कालखंड के बारे में लिखित जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि शिलालेख से हमें किसी के बारे में क्या मिलती है बेटा? लिखित जानकारी। ये शिलालेख प्राचीन होते हैं, इनकी भाषा वर्तमान समय के लोगों के लिए अपरिचित होती है। पहले जिस लैंग्वेज में लिखा जाता था वो लैंग्वेज हमारे पास अब नहीं है, और ये हम जैसे लोगों के लिए बड़ी अपरिचित होती है। यदि इन शिलालेखों की भाषा अपरिचित होती तो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसको कैसे पढ़ा जाए। आप देखो, शिलालेख को पढ़ने और उनका विश्लेषण करने के लिए हम एपिग्राफी, आ गया क्वेश्चन। मैं क्या कह रही हूं बेटा? शिलालेख को पढ़ने और लिखने के लिए हम एपिग्राफी का यूज करते हैं। एग्जामिनर पूछ लेगा कि शिलालेख को पढ़ने के लिए आप किसका यूज करते हो, तो हम किसका यूज करते हैं बेटा? एपिग्राफी का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं बेटा? एपिग्राफी। अभिलेख विज्ञान की सहायता ली जाती है, और हमें यह भी जानना चाहिए कि शिलालेखों पर की गई लेखन शैली को पेलियोग्राफी या प्राचीन लिपि विज्ञान कहा जाता है। दो चीज आई कि उसको पढ़ने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? अभिलेख विज्ञान की सहायता ली जाती है, जिसे एपिग्राफी कहा जाता है। और हमें यह भी जानना चाहिए कि शिलालेख पर लिखी गई लेखन शैली की पैलियोग्राफी प्राचीन लिपि विज्ञान, और जिस पे लिखी गई है उसको क्या कहा जाता है? कौन सी लिपि कही जाती है? पेलियोग्राफी। बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है, तो प्लीज सभी बच्चे इस पैराग्राफ को पूरे को याद कर लेना। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलालेख सामान्यतः किस पे लिखे जाते हैं? चट्टानों, स्तंभों, जो बड़े बड़े खंभे होते हैं उस पे, पत्थरों पे, शिलापट पे, भवन की दीवारों पर, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं सिक्काओं पर, ताम के पत्तों पर, मतलब आम के पर उपलब्ध होते हैं। ये देखो, ये है। और आज के टाइम में इसको बेटा कोई नहीं पढ़ा जाता, कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो अधिकतर शिलालेख राजकीय घोषणा और आदेशों से संबंधित होते हैं। फिर आ जाता है कि जो शिलालेख होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? राजकीय घोषणा और आदेशों से संबंधित होते हैं। ये है अशोक का शिलालेख, कि ये पहले ऐसे ऐसे बेटा वो होते थे, स्तंभ होते थे, और उसमें हर चीज लिखी जाती थी। आप देखो, अन्य शिलालेख धार्मिक